हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय है और मेरे यूट्यूब चैनल अजय अलर्ट्स पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है, तो सबसे पहले मैं चैनल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। अपने लर्नर्स के लिए करंट अफेयर्स के टॉप नॉच स्टडी वीडियोज़ प्रोवाइड करवाना मेरा प्राइम फोकस होगा। मैं अपनी क्लास में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अकोमोडेट करूँगा जो इमीडिएट फ्यूचर में होने वाले एग्जाम्स में फ्रेम होने की पोटेंशियल रखते हैं। आंसर एक्सप्लेनेशन को भी टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज रखेंगे। समय के साथ हम एजुकेशन डोमेन के कई सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी के लिए जुलाई 24 की जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसको एज एन इंट्रोडक्टरी क्लास आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है ये क्लास भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर लेट अस स्टार्ट द जर्नी टुगेदर। भारतीय संसद के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने दरबार हॉल को रीनेम करके गणतंत्र मंडप कर दिया है। सरकार का कहना है कि इंडिया की रिपब्लिक बनने के बाद इस शब्द ने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया है। यह शब्द राजा महाराजाओं और अंग्रेजों की अदालतों व सभाओं से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही अशोक हॉल का नाम बदलकर भी अशोक मंडप कर दिया है ताकि भाषा की एक रूपता बनी रहे और शब्दों से अंग्रेजीकरण के निशान को मिटाया जा सके। आपको याद होगा 2023 में भी गवर्नमेंट ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया था और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। नई संसद में स्विच होने के बाद पुरानी संसद का नाम भी संविधान सदन कर दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन की घोषणा की है, जिससे इस नेशनल पार्क का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और इस वजह से ये इन दिनों चर्चा में है। इसको नेशनल पार्क का स्टेटस 1983 में मिला था और इसका नामकरण हमारे फ्रीडम फाइटर सी राजगोपालाचारी के नाम पे है, जो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत रत्न से सम्मानित है। इसे एशियाई हाथियों का घर भी कहा जाता है और ये देश का 48वां बाघ अभ्यारण्य है, जबकि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट के बाद दूसरा बाघ अभ्यारण्य है। जिम कॉर्बेट को 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था हेली नेशनल पार्क के नाम से। बाद में 1957 में उसको रीनेम करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कुछ समय पहले भारत द्वारा विकसित किया गया सेबेक्स-2 क्या है? विस्फोटक। सेबेक्स-2 उच्च गलनांक क्षमता वाला विस्फोटक है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। इसको डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के तहत। ये सबसे पावरफुल नॉन एटॉमिक एक्सप्लोजिव है और TNT से 2.01 गुना ज़्यादा लेथल है। इसको इंडियन नेवी ने इसको सर्टिफाई किया है एंड टेस्टेड किया है। तो ये इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके एक्सप्लोजन्स एंड फायरवर्क्स जो है बहुत ही इनहेंस्ड हैं। चराईदेव मोइदम, जिसे यूनेस्को ने भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है, किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा असम। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वीं बैठक रिसेंटली भारत में हुई थी और चराईदेव मोइदम जो असम के अहोम राजवंश के राजाओं के ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं और ये पटकाई पर्वतमाला के तलहटी में स्थित है। इनको अभी रिसेंटली इंडिया के 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है। आपको ये जानना इम्पोर्टेंट होगा कि सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 59 वो इटली में है, 57 चाइना में है, इंडिया में 43 है और विश्व में हमारा 6ठा स्थान है। आसाम में ये 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इससे पहले काजीरंगा और मानस जो नेशनल पार्क है उनको कल्चरल कैटेगरी में ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। भारत का 42वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट था वो होयसल मंदिर था कर्नाटक का और 41वां था वो शांति निकेतन था वेस्ट बंगाल का। धोलावीरा सिटी है गुजरात की, वो भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था जिसको 2021 में ये मान्यता दी गई थी। भारत ने मोंगला बंदरगाह के परिचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? सही उत्तर होगा बांग्लादेश। ईरान के चाबहार और म्यांमार के सितवे बंदरगाह के बाद भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। मोंगला बंदरगाह को चालना पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये परसूर नदी पर स्थित है। चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है।
भारत ने यहाँ पे अधिकार क्यों किया है, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो हिंद महासागर में भारत व चाइना के बीच नेक टू नेक कंपटीशन रहता है और दोनों ही देश एक दूसरे पर डिप्लोमेटिक लीड लेने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। रिसेंटली इंडिया ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के परिचालन का अधिकार प्राप्त किया है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक जो संबंध है वो और मजबूत हो सके। भारत बंगाल की खाड़ी में अपने पैर जमा सके, अपनी समुद्री शक्ति का प्रदर्शन कर सके। चर्चा में रही ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमांकन रेखा है? सही उत्तर होगा इजराइल और लेबनान। ब्लू लाइन इजराइल, लेबनान और सीरिया को अलग करती है और इसका निर्धारण 7 जून 2000 को यूएन द्वारा किया गया था। ये जो रेखा है लेबनान, इजराइल और सीरिया के सीमा विवाद पर का कारण है और इन तीनों ही देशों को सीमांकन करती है। या ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ब्लू लाइन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन नहीं है, जबकि केवल एक डिमार्केशन लाइन है। जब इजराइल ने साउथ लेबनान पर कब्जा किया था तो उसके प्रत्युत्तर के रूप में वहाँ पे हिजबुल्लाह जो कि शिया इस्लामवादी राजनीतिक दल व उग्रवादी समूह है उसका जन्म वहाँ पे हुआ था। और जब इजराइल ने वहाँ से अपनी सेना विड्रॉ की थी तब इस ब्लू लाइन का निर्धारण किया गया था। आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रहेंगे कि लेबनान की कैपिटल क्या है और सीरिया की कैपिटल क्या है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस भारतीय संगठन द्वारा संचालित है? तो सही उत्तर होगा आरपीएफ। आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, और इन्होंने 2018 से 2024 के बीच 84,119 जो बच्चे हैं इनको रेस्क्यू किया है। कहाँ से रेस्क्यू किया है? तो भारत के विभिन्न रेलवे स्टेशन और ट्रेन से। इनमें घर से भागे हुए, लापता, बिछड़े हुए, निराश्रित, बेघर और मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं वो सभी बच्चे इसमें शामिल है। आरपीएफ ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करके जिला बाल कल्याण समिति को सौंप देती है और सब्सिक्वेंटली जिला बाल कल्याण समिति ऐसे बच्चों को उनके पेरेंट्स तक पहुंचाती है। इसके लिए एक ट्रैक चाइल्ड जो पोर्टल है वो भी मेंटेन किया जाता है। आरपीएफ के बारे में अगर हम बताएं तो आरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करता है और एक ये आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और टोटल आरपीएफ के 18 जोन। इंग्लैंड से लोन पर भारत लाया गया बाघनख किस भारतीय शासक से संबंधित है? सही उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी। ये जो बाघनख है ये है बाघनख टाइगर क्लो। इसको लाया गया है विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम से 3 साल के लिए लोन पे। तो जो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है उसने इसको लोन पे लिया है और ये बाघनख जो है ये छत्रपति शिवाजी से संबंधित है। 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को शिवाजी ने इसी बाघनख से मारा था। वो ये धातु से बना बाघ के पंजे के जैसा आकार है और शिवाजी ने जो बीजापुर सल्तनत है उससे विद्रोह करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत सरकार ने G20 की बैठक में इस बाघनख को इंडिया को लौटाने की बात की गई थी। महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, वहाँ के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। रिसेंटली इस बाघनख को सतारा म्यूजियम में रखा गया है और सब्सिक्वेंटली इसको नागपुर, कोल्हापुर व मुंबई की म्यूजियम में भी रखा जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से छत्रपति शिवाजी ने इस बाघनख की सहायता से अफजल खान को मारा था। पारंपरिक हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर होगा उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में लोक पारंपरिक हरेला त्यौहार मनाया जाता है। ये श्रावण मास की शुरुआत मानी जाती है। गढ़वाल और कुमाऊं जिलों में मुख्य रूप से इसको मनाया जाता है। यह प्रकृति के निकट जाने और उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक त्यौहार मनाया जाता है। यह हमें पर्यावरण संरक्षण, खुशहाली व समृद्धि का त्यौहार माना जाता है और ये उत्तराखंड में विशेष रूप से मनाया जाता है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा प्रीति सूदन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 316 के तहत प्रीति सूदन को भारत का नया यूपीएससी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी हम जानते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल, सदस्यों और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का या 65 वर्ष तक की आयु के बीच होता है। इसके बारे में अगर आप दूसरे फैक्ट्स देखें तो यूपीएससी से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो 315 से 323 तक हैं, जिसमें 320 में इनके फंक्शंस हैं, 323 में इनके एनुअल रिपोर्ट है जो ये राष्ट्रपति को प्रोजेक्ट करते हैं। यूपीएससी भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर
1926 को हुई थी। प्रीति सुदन मैडम नेक्स्ट ईयर तक इसके अध्यक्ष रहेंगी, बिकॉज शी विल बी टर्निंग 65 बाय नेक्स्ट ईयर। यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष सभी की सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस का जो खर्चा है वो भारत का संचित निधि से होता है, भारत के कंसोलिडेटेड ऑफ फंड से बियर होता है। भारत का कंसोलिडेटेड ऑफ फंड से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो 2661 है। उम्मीद है ये सारे फैक्ट्स आप याद रख पाएंगे। विश्व के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम पैक में भारत के कौन से जहाज ने पार्टिसिपेट किया है? तो सही उत्तर होगा आईएनएस शिवालिक। आईएनएस शिवालिक ने विश्व के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिंग ऑफ पैसिफिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और रिसेंटली इसने जिमैक्स में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जो कि इंडिया और जापान की नेवल सर्विसेज के बीच युद्ध अभ्यास है। ये भारत का पहला स्टील्थ युद्धपोत है, यानी दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम। मुंबई में स्थित नवरत्न एक कंपनी है, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, उसने इसको मैन्युफैक्चर किया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। अपनी समुद्री सीमा से 9000 नॉटिकल मील अंदर जाकर इस रिंग ऑफ पैसिफिक अभ्यास में भाग लेना ये दिखाता है कि इंडियन नेवी की डेप्थ और स्ट्रेंथ क्या है। आईएनएस शिवालिक का जो वेट है वो 6000 टन है। पैक का आयोजन यूएस के हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर में इसका आयोजन हुआ है, और इसमें 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। लीडिंग फोर्स वाज यूएस नेवी। क्यों होते हैं इस तरह के ऑपरेशंस, इस तरह के युद्ध अभ्यास? ताकि मित्र देशों की जो नेवल फोर्सेज हैं उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जा सके, इंटेंस ऑपरेशंस और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग के थ्रू अपनी क्षमताओं में को इम्प्रोवाइज किया जा सके, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता की स्थापना की जा सके। किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य देश होने की सदस्यता हासिल की है? तो इसका सही उत्तर होगा बेलारूस। तो एससीओ का जो 24वां शिखर सम्मेलन है वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में रिसेंटली कॉन्क्लूड हुआ है। 2023 की मेजबानी इंडिया ने की थी, जहां पे ईरान को पूर्ण सदस्य होने का सदस्यता दी गई थी, और नेक्स्ट ईयर 2025 में इसकी मेजबानी चाइना करेगा। बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है, और नेक्स्ट ईयर चाइना के पास इसकी मेजबानी होगी। बेलारूस अभी इसको रिसेंटली इसमें इंक्लूड हुआ है, और मंगोलिया और अफगानिस्तान पर्यवेक्षक देश है, मतलब वो नेक्स्ट इन वेटिंग है जो इसका पूर्ण सदस्य बन सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बने थे 2017 में, और 2001 से पहले ये संगठन शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 15 जून 2001 से इसका नाम एससीओ शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। एससीओ के 24वें शिखर सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अमेरिका 2024 का विजेता देश कौन है? तो सही उत्तर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने रिसेंटली फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराया है, और अर्जेंटीना इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट को 16 टाइम्स जीता है। यूरुग्वे इस टूर्नामेंट को 15 टाइम्स जीत चुका है। ये विश्व का सबसे प्राचीन टूर्नामेंट है, ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, एंड साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है उसमें इसका आयोजन होता है। मैराडोना, पेले, मेसी और नेमार जूनियर जैसे बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलते रहे हैं, और 2021 का जो कोपा अमेरिका था वो भी अर्जेंटीना ने जीता था। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो भी अर्जेंटीना ने ही जीता था। आपके लिए क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ उरुग्वे क्या है? उरुग्वे की कैपिटल जो है उसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही उत्तर होगा मॉरिशस। तो इंडिया ने मॉरिशस में अपना पहला जन औषधि केंद्र स्थापित किया है। ये इसकी इनॉग्रेशन की पिक्स हैं, जहाँ पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों हमने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है जन औषधि केंद्र? क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हिंद महासागर में भारत अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, और मॉरिशस एक आइलैंड नेशन है हिंद महासागर में। ये स्थित है मेडागास्कर के पास। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है और वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस।
तो भारत ने अपना पहला जो विदेशी जन औषधि केंद्र है वो मॉरिशस में एस्टेब्लिश किया है। लेकिन भारत सरकार का जो टारगेट है जन औषधि केंद्र को लेके वो है 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है, ताकि उचित मूल्य पर जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध की जा सके और आम नागरिकों पर दवाइयों के जो खर्चे का बोझ है उसको कम किया जा सके। मॉरिशस में इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे रीज़न है दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना। यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये मॉरिशस है एंड ये मेडागास्कर है एंड दिस इज़ अफ्रीकन कंटिनेंट। कैपिटल ऑफ मॉरिशस इज़ पोर्ट लुइस एंड मेडागास्कर इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन। मूविंग टू नेक्स्ट वन, यूरो कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? सही उत्तर होगा स्पेन। स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हरा के यूरो कप जीता है और इसका आयोजन जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ है। जर्मनी वाज द होस्ट कंट्री। स्पेन ने 2-1 से इंग्लैंड को हराया है और स्पेन ने इसको चौथी बार जीता है। यानी स्पेन जो है सबसे सफल टीम है यूरो कप की। 4 बार इन्होंने जीता है, 3 बार जीता है जर्मनी ने। इंग्लैंड ने अभी तक इसको एक भी बार नहीं जीता है और पिछले 2 टूर्नामेंट में उसकी लगातार फाइनल में हार हुई है। लास्ट टाइम 2020 में इंग्लैंड फाइनल में इटली से हार गया था। नेक्स्ट यूरो कप 2028 का आयोजन भी इंग्लैंड में ही होगा। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नीति आयोग की 9th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग 2024 का अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री ने। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। इसकी उपाध्यक्ष है सुमन बेहरी और इसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। ये एक अपेक्स थिंक बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। अपेक्स थिंक बॉडी है, केवल एडवाइजरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसका मुख्य काम होता है निदेशात्मक एवं नीतिगत इनपुट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवाना और गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और स्कीम्स को डेवलप करना। लेकिन ये नीतियाँ लागू करने का इसके पास कोई अधिकार नहीं होता। फंड अलोकेशन का भी इसके पास कोई अधिकार नहीं होता। SDG जो इंडिया इंडेक्स है वो भी नीति आयोग ही जारी करता है। हाल ही में DRDO और L&T ने मिलकर भारत के लिए एक हल्के स्वदेशी टैंक का निर्माण किया है। उस टैंक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जोरावर। DRDO और L&T ने मिलकर भारत के लिए एक स्वदेशी हल्के टैंक का निर्माण किया है जिसका नाम जोरावर है और इसकी सबसे जो हाइलाइट्स हैं वो है कि ये कठिन वातावरण यानी हाई एल्टीट्यूड्स में या एडवर्स टेरेन में भी इसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। और इसका जो नामकरण है वो 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह चंदेल के नाम पे किया गया है और ये हाई एल्टीट्यूड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसका वेट है 25 टन, आप देख पा रहे होंगे। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। इसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन है और इसका मास वेट है 25 टन ओनली। तो इसकी मोबिलिटी आसान है, इसका एरियल ट्रांसपोर्ट आसान होगा। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट और जो J&K एरिया में इसका डिप्लॉयमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आने वाले समय में ये काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि इसकी मोबिलिटी, इसका यूटिलाइजेशन काफ़ी एडवांस है और सेना की सभी ज़रूरतों को ध्यान में रख के इसको इंडियनाइज्ड किया है। DRDO और L&T की जो जॉइंट वेंचर की टीम है उसने इसको डेवलप किया है। DRDO का जो को हमने 1958 में एस्टेब्लिश किया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करता है और इसके अध्यक्ष इस समय है समीर वी कामत। विंबलडन पुरुष एकल 2024 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर होगा आपका कार्लोस अल्कारेज। फाइनल में इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। कार्लोस अल्कारेज जो है उनका संबंध कहाँ से है? स्पेन से है और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। महिला एकल का खिताब बारबोवा क्रेजिकोवा ने जीता है जो कि चेक गणराज्य के प्लेयर हैं। इन्होंने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराया है। आपको ये फैक्ट्स दिमाग में रखना होगा कि जो विंबलडन है ये एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो कि प्राकृतिक घास पे खेला जाता है और ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जिसका आयोजन लंदन में होता है। नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं और ये लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम है कार्लोस अल्कारेज के लिए।
एक साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट को फॉलो करते हैं, खेलते हैं, उनके लिए बहुत ईजी वन है। इसका सही उत्तर होगा भारत। ये सेलिब्रेशन पिक्स हैं इंडियन टीम के। इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था और इस फाइनल मैच के जो मैन ऑफ द मैच हैं वो विराट कोहली है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह थे और फाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, जिसके कैप्टन एडन मार्करम है। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा है और इस टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ था वो यूएस और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। नेक्स्ट जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसका आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा। पहला एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? सही उत्तर होगा श्रीलंका। रिसेंटली श्रीलंका ने इंडिया को फाइनल में हरा के पहली बार एशिया कप जीता है। भारत इस टूर्नामेंट को 7 बार जीत चुका है और भारत ने सभी 9 फाइनल खेले हैं। अब तक इसके 9th एडिशन था, ये सभी 9th एडिशन में सभी 9th टूर्नामेंट्स में इंडिया फाइनल में खेली है। एक बार बांग्लादेश जीता है और लास्ट टाइम ये श्रीलंका ने जीता है। शेफाली वर्मा जो इंडियन प्लेयर है, सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। कोच जो है भारतीय टीम के वो हैं अमोल मजूमदार और हमारी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीतने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को उसके इनोवेटिव एग्रीकल्चर और रूरल इनिशिएटिव के लिए बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड दिया गया है और ये 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी के द्वारा डिसाइड किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस पी सदाशिवम। बागवानी क्षेत्र में जो ये अवार्ड गया है, ये गया है नागालैंड को और पशुपालन में गया है हरियाणा को। भारत के राज्यों में महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे बड़ी है। ये देश की GDP का 12.92%, लगभग 13% जो कंट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र से आता है। एक और खेल से संबंधित क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मनेलो मार्केज, ये स्पेन के हैं। इससे संबंधित दूसरे अगर तथ्य हम देखें तो डूरंड कप जो है वो भी उसको भी फुटबॉल से एसोसिएटेड है और भारत की जो फीफा रैंकिंग है वो है 124। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है और हमारे जो फुटबॉल टीम के कैप्टन है वो अभी हैं गुरप्रीत सिंह संधू, क्योंकि रिसेंटली संन्यास लिया है सुनील छेत्री ने। उसके संन्यास के बाद गुरप्रीत सिंह संधू को फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया गया है। हमारी हॉकी टीम के कोच हैं क्रैग फुल्टन, ये साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीका से क्रैग फुल्टन, जबकि मार्लेज मार्कोस ये हैं स्पेन से। और हमारी हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं वो है हरमनप्रीत सिंह, जिसको सरपंच साहब भी कहा जाता है। दूसरी बार IOC का सदस्य बनाया गया है, सही उत्तर होगा नीता अंबानी। इससे रिलेवेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सऊदी अरब को ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 की मेज़बानी मिली है। 2030 का जो शीतकालीन है ओलंपिक है वो फ्रांस में होगा और 2034 का जो होगा वो US में होगा। इससे पहले 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक हैं वो इटली में होंगे, इटली के मिलान में। पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, इसमें नीता अंबानी के काफ़ी प्रयास थे। 2023 में IOC की जो बैठक हुई थी वो मुंबई में हुई थी। IOC का जो हेडक्वार्टर है वो लुसान है स्विट्जरलैंड में। इनके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है PT उषा। और 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो होंगे आपके US में, जहां क्रिकेट भी शामिल होगा। ओलंपिक्स पे एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो शॉर्टली इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। US में भारत का नया एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही उत्तर होगा विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जी को US में भारत का नया एम्बेसडर बनाया गया है। ये इससे पहले नेपाल में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं और चूँकि अभी नवंबर में US में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं तो नए प्रशासन के साथ तालमेल बिठाना इनका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा विनय मोहन क्वात्रा जी का। और इस ईयर एंड में क्वाड की जो मीटिंग है वो शिखर सम्मेलन है वो इंडिया में प्लान्ड है। क्वाड में आप जानते हैं 4 देश है, इंडिया,
जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो क्वाड शिखर सम्मेलन में यूएस की जो भागीदारी है उसके संबंध में भी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, वो भी इनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। रिसेंटली एक दूसरा अपॉइंटमेंट भी हुआ है जो है कि भारत के मुख्य सचिव का, वो बने टीवी सोमनाथन। किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए सर्वोच्च पद होता है भारत का मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव बनना। अभी तक कोई भी महिला भारत की कैबिनेट सचिव नहीं बनी है। ये हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली है? इसका सही उत्तर होगा भारत। 2023-24 की अध्यक्षता चीन के पास थी और एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड में। इसके अगर सदस्य देशों की हम बात करें तो इसमें कुल 9 सदस्य देश हैं जो इस प्रकार हैं: भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड श्रीलंका। इसका क्या है उद्देश्य, जो मोटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये है कि एशियाई क्षेत्र में आपदा से होने वाले जो जोखिम है उनका न्यूनीकरण किया जाए। भारत देश में जो डिजास्टर है उनको काउंटर एजेंसी कौन सी है? तो वो है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आई बिलीव ऑल आर क्लियर ऑन दिस। मूविंग टू नेक्स्ट वन। सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा राजस्थान। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से राजस्थान ने नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया है। भारत की जो पहली राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति है वो 15 मार्च 2010 को अपनाई गई थी और पशु बीमा शुरू करने वाला भी पहला राज्य बना है रिसेंटली राजस्थान। राजस्थान ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा योजना। मंगला पशु बीमा योजना, इसमें निःशुल्क बीमा किया जाता है पशुओं का और उनकी आकस्मिक मृत्यु होने पर 21 दिन के अंदर बीमा कवर उस किसान को दे दिया जाता है। ये उन परिवारों के लिए जिनकी आजीविका का साधन केवल दुधारू पशु ही होते हैं। फेज 1 में केवल 5 पशुओं को इसमें शामिल किया गया है, जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ व ऊँट हैं। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, लेकिन इसका पात्र होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए इस योजना का आपकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली राजस्थान में एक नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। रोड सेफ्टी एक्शन प्लान के थ्रू राजस्थान गवर्नमेंट 2030 तक रोड एक्सीडेंट्स में 50% की कमी लाना चाहती है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है, रायसेन, जो कि भोपाल के पास है। और ये लगभग 40 जो टाइगर्स है उनका घर है, 40 टाइगर्स का घर है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 785 टाइगर्स हैं। देश में अगर कुल टाइगर्स की संख्या देखें तो हम लगभग 3682 है अभी, उनमें से 785 अकेले मध्य प्रदेश में है। जो प्रोजेक्ट जो चला रहा है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, उसके लिए जो एजेंसीज हैं वो आपकी एजेंसी है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, जब हमने 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करके 2006 में इसका गठन किया था। और ये एजेंसी पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करती है। हम दूसरी चीज़ें देखें तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी रातापानी वन्यजीव अभयारण्य से है। इसको 1976 में ऐसा स्टेटस मिला था। टाइगर रिजर्व का भी इसको स्टेटस मिला हुआ है और यहाँ पर सागौन जो टीक वृक्षों की बहुल्यता है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व्स ये मध्य प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू विन ऐप किससे संबंधित है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है। गर्भवती महिलाओं और 0 से लेकर 12 वर्ष तक के जो बच्चों के टीकाकरण के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। एक डेडिकेटेड टीकाकरण के लिए एक डेडिकेटेड ऐप है जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के टीकाकरण को ट्रैक किया जाता है।
नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब ड्यू है ये इसमें बताया जाता है। ड्रॉप आउट होने पे उसका फॉलोअप किया जाता है, यानी वैक्सीनेशन का डिजिटलाइजेशन हो सके, इसके लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। IMF ने रिसेंटली AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 72वां स्थान है भारत का। तो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। 1945 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था, इसको वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है, जिसमें इंडिया को 72वां स्थान दिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन, मीन्स थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इस तरह की जो इंटेलिजेंस है अगर वो मशीन में डेवलप हो जाए तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्कोप है, जो उसका फ्यूचर है, उसके लिए काम कर रहा है नीति आयोग, और नीति आयोग ने उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया है NAIP, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, जिसमें वो देखेंगे कि हम किस किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च कर सकते हैं। मीन्स अभी हम एंट्री स्टेज पे ही हैं, बट पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस विद AI। पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे स्नो ब्लाइंड एंड्रॉयड मालवेयर का पहला लक्ष्य क्या रहता है? तो इसका पहला लक्ष्य रहता है आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को चुराना। ये आपके एंड्रॉयड के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसी के थ्रू बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को चुराता है और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को अपनाता है। प्रोजेक्ट 76 पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 पनडुब्बियां बनाना चाहती है, जो कि सिंधु घोष श्रेणी की होंगी, यानी जिनका वजन 3000 टन होगा, और ये डीजल और इलेक्ट्रिक बेस्ड पनडुब्बियां डिज़ाइन की जाएंगी। पनडुब्बियों का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो जर्मनी के द्वारा किया गया था, और पहले वर्ल्ड वार में, जो हुआ था 1914 से 18 के बीच में। भारत चूँकि लार्जेस्ट इम्पोर्टर है डिफेंस गुड्स का, तो हम जो इम्बैलेंस है ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग में, इंपोर्ट्स और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग में, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। इसलिए हमने प्रोजेक्ट 76 लॉन्च किया है, जिसके तहत हमारा लक्ष्य है 12 पनडुब्बियों का निर्माण करना, और इसके लिए काम कर रहे हैं DRDO एंड वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी। उन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। GST डे कब मनाया जाता है? तो GST डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को GST इम्प्लीमेंट हुई थी इंडिया में, और तब से 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके लिए जो एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 101, और GST काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है 279A। सबसे पहले अगर हम GST की बात करें तो फ्रांस में लॉन्च किया गया था। ये कि इनडायरेक्ट टैक्स है। GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसका जो मोटिव था इंडिया में लॉन्च होने का वो था कि हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले आसाम से इसको लागू किया गया था, और GST काउंसिल जो है उसकी एनुअल मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे वित्त मंत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी वन, 26 जुलाई को, क्योंकि जुलाई 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के काफ़ी सोल्जर्स शहीद हुए थे। 674 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए थे इसमें, जिनमें से कुछ नाम आपको याद होंगे। कैप्टन विजय बत्रा, गोरखा लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे सूरवीरों ने हमें भारत को जीत दिलाई थी। तो भारतीय सैनिकों के त्याग, बलिदान, शौर्य और वीरता के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का नाम दिया था, और ये ऑपरेशन विजय 10 मई से 14 जुलाई 1999 के बीच चलाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध लगभग 84 डेज चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयरबस और टाटा ग्रुप मिलकर भारत में कौन सा स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं? इसका सही उत्तर होगा H125। एयरबस जो कि फ्रांस की एक कंपनी है एयरबस, वो मिलके टाटा ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर करके वो H125 हेलीकॉप्टर को इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, और ये मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए FAL फाइनल लाइन असेंबली अंडर फाइनलाइजेशन है कि किस किस सिटीज़ में इसको असेंबल किया जाएगा,
और इस हेलीकॉप्टर को रोल आउट किया जाएगा 2026 में। इसका सबसे पहले प्रोडक्शन जो है वो वडोदरा में शुरू हो रहा है। और जो ये H125 है ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होगा। एयरबस और टाटा ग्रुप मिलकर वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के एवरी फ्लीट को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट वन, भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में इसकी स्थापना की गई है। और क्यों की गई है स्थापना, इसके पीछे मोटिव है जो इंडिया की एग्रीकल्चरल बेस्ड जो आयात और निर्यात की कैपेसिटी है उसको इनहेंस करना। हमारे जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। यह भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेंटर होगा। नोमैडिक एलिफेंट सेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत व मंगोलिया के बीच हुआ है। ये भारत और मंगोलिया के जो सेना अधिकारी हैं उन दोनों के बीच ये हुआ है, और ये मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हुआ है। इसके साथ ही हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और रिसेंटली जो युद्ध अभ्यास भारतीय सेनाओं ने किए हैं। जैसे मैंने बताया था जिमैक्स जो इंडिया जापान के बीच रिसेंटली हुआ है, INS शिवालिक ने उसमें भाग लिया था। पैसेक्स में इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच हुआ है। मैत्री जो है वो भारत व थाईलैंड के बीच हुआ है। और एक एक्सरसाइज हुई है खान क्वेस्ट जो हुई है वो मंगोलिया में ही हुई है, उलान बटार में। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार, वहाँ हुई है, जो कि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। और इसमें इंडिया ने एज ए पीस कीपिंग मिशन जो अपना कंटिजेंट भेजा था। IOC ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे देने का फैसला किया है? तो सही उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। भारत को इंडिविजुअल इवेंट में पहला गोल्ड दिलाने वाले जो एथलीट हैं वो हैं अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग में उन्होंने ये कारनामा किया था, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए IOC ने इनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया है। पेरिस ओलंपिक के समापन के बाद रोहन बोपन्ना, एंडी मरे, PR श्रीजेश और विनेश फोगाट ने अपने अपने स्पोर्ट से रिटायरमेंट को डिक्लेयर किया है। अगला क्वेश्चन हमारी इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है। खर्ची पूजा महोत्सव भारत का आयोजन किस राज्य में होता है? खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो सही उत्तर होगा त्रिपुरा। ये 14 देवताओं का त्यौहार भी कहा जाता है इसको। केवल देवताओं के सिर की पूजा इसमें की जाती है। 7 दिन तक ये त्यौहार चलता है और अपवित्रता को साफ करने का त्यौहार माना जाता है। तो खर्ची पूजा जो महोत्सव है त्रिपुरा में किया जाता है। अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। दूसरा अगर हम त्यौहार देखें जो हमने पहले भी पढ़ा था, हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। आषाढ़ी बीज जो है वो गुजरात में, और बेदिन खलम जो है मेघालय में इसका आयोजन होता है। ब्रिटेन का नया PM कौन बना है? तो सही उत्तर होगा कीर स्टारमर ने ऋषि सुनक को हराकर ये ब्रिटेन के नए PM बने हैं। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ऋषि सुनक पर एक बड़ी जीत हासिल की है। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। ब्रिटेन के साथ ही कुछ और देशों में भी लीडरशिप चेंज हुई है। जैसे नीदरलैंड के PM बने हैं डिक सूफ, और ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशिकियान। रवांडा के 3rd टाइम कंसेक्यूटिव राष्ट्रपति जो बने हैं वो है पॉल कगामे। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है और रवांडा की कैपिटल क्या है। यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत के किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन चक्की स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर है पेरियार टाइगर रिजर्व। एक केरला में एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पेरियार नदी व पेरियार झील भी है। क्यों इंस्टॉल किया है ऐसा? ताकि वहाँ पे जो मॉनिटरिंग कैमराज लगे हैं और वो जो वाईफाई सिस्टम लगा है उनको पावर सप्लाई दी जा सके। अगला जो क्वेश्चन है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से है। भारत चीन सीमा पर सोने की तस्करी रोकने के लिए ITBP द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जज्बा। तो ऑपरेशन जज्बा जो है वो ITBP का जो काम है वो लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेके और ये अरुणाचल प्रदेश का जो जेचपला है वहाँ तक, यहाँ तक पूरी जो निगरानी का काम है वो ITBP के पास है। लगभग 3488 किलोमीटर की जो सीमा है, भारत चाइना की जो सीमा है, उसकी निगरानी करती है ITBP। तो इसका जो मुख्य मोटिव है, जो प्राइम मोटिव है ITBP का, वो है उत्तरी सीमा पर निगरानी करना, सीमा उल्लंघनों का पता लगाना
और सीमा पार से तस्करी को रोकना। तो इस सीमा पार से तस्करी को रोकने के लिए इन्होंने रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन जज्बा, और इसके तहत किसी व्यक्ति से इन्होंने 2 किलो सोना भी जब्त किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करती है और भारत में कुल 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, उनमें से एक ITBP भी है, जैसे CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, आसाम राइफल एंड NSG, ये 7 CAPF है। ITBP की स्थापना हुई थी 1962 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट इज भारत की गेवरा व कुसमुंडा कोयला खदानों को विश्व की शीर्ष 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है। ये खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। तो कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा जो देश है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही चाइना है, और USA की जो ब्लैक थंडर है वो कोयले की सबसे बड़ी खान है, ब्लैक थंडर। भारत कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, दूसरा स्थान है भारत का। और भारत के कुल कोयला उत्पादन में 10% जो कोयला उत्पादन है केवल इन्हीं 2 खानों से होता है। किससे होता है? गेवरा से और कुसमुंडा से, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में है। छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में ये दोनों खाने स्थित हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो राज्य है वो झारखंड है। जैसा आप सब जानते होंगे 4 तरह का कोयला होता है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड पीट। तो भारत में मुख्य रूप से बिटुमिनस जो प्रकार का कोयला है वो पाया जाता है, और भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा जस्टिस N कोटेश्वर सिंह। जस्टिस N कोटेश्वर सिंह जो है ये मणिपुर के पहले व्यक्ति हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या होती है 34, इंक्लूडिंग CGI, और हमारे CGI हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। इनकी जो नियुक्ति की जाती है उसके लिए रिलेटेड आर्टिकल है 124/2 विद इन ब्रैकेट 2। सेवा काल जो होता है न्यायाधीशों का वो होता है 65 वर्ष तक की आयु का। एंड जो इनके पेंशन है, भत्ते हैं, वेतन है, वो सभी हमारे संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कंसोलिडेटेड ऑफ फंड से दिए जाते हैं, संचित निधि से। संचित निधि से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 266(1). शपथ जो होती है वो राष्ट्रपति के सम्मुख दिलाई जाती है, एंड नियुक्ति जो होती है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है। तो इस तरह से 34 जो जज हैं इस समय, पूरी संख्या है वो पूरी है जजों की। राइजोटोप परियोजना किससे संबंधित है? तो ये परियोजना गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए है। इसमें जो गैंडे होते हैं उनके हॉर्न्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो ह्यूमन यानी मानव उपयोग के लिए यूजलेस और पॉइजनस बन जाएं। क्योंकि जो गैंडों के जो हॉर्न है, जो सींग है, उनके लिए इनकी बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है, क्योंकि उनकी कीमत गोल्ड और कोकेन के समान होती है। ये काफ़ी बेशकीमती होते हैं, इसलिए इनका बहुत शिकार किया जाता है। भारत में गैंडों के संरक्षण के लिए रोहित शर्मा ने भी काफ़ी सहयोग किया है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं वो। अगर हम देखें कि भारत में एक सींग वाला जो गेंडा पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके अलावा दूसरी अदर साइट्स क्या क्या है? मानस नेशनल पार्क वो भी असम में है, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, और जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाला जो मेथड है ये गैंडों के लिए नॉन लेथल है, उनके लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल मेथड है जिसके थ्रू इनके शिकार को रोका जा सकता है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर होगा प्रयागराज। इसका पहला जो क्षेत्रीय आयोजन हुआ था वो हुआ था आपके बीकानेर में, दूसरा हुआ है प्रयागराज में। क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो संविधान के समाज व कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए ऐसा किया गया है। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था गणतंत्र दिवस से पहले 24 जनवरी 2024 को। इस हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और ये जो अभियान है ये विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन है, सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा चले गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन धनुष।
ये नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में भारतीय सेना ने चलाया है। एक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है। जब ये इस तरह के इनपुट होते हैं कि घुसपैठ यानी इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होने के चांसेस है, उस टाइम इंडियन आर्मी इस तरह के ऑपरेशन चलाती है ताकि इन्फिल्ट्रेशन को कर्ब किया जा सके। तो ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन भारत की पॉलिटी से है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसद की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का आयोजन होता है। तो हम सब जानते हैं कि भारत की जो संसद है वो द्विसदनीय है। वहाँ पे एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। संविधान निर्माताओं को भी दोनों सदनों में गतिरोध होने का अनुमान था, इसलिए उन्होंने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी संविधान में रखा था। ये जो संयुक्त बैठक होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता जो की जाती है संयुक्त बैठक की, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उनकी एब्सेंस में लोकसभा का उपाध्यक्ष या उनकी भी एब्सेंस में राज्यसभा का उपसभापति करता है। राज्यसभा अध्यक्ष यानी भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और हमें वी नीड टू कीप इन माइंड कि धन विधेयक जिसका अनुच्छेद है 110 वो, और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होता है, इनको कभी भी संयुक्त बैठक में पारित नहीं किया जाता, क्योंकि धन विधेयक है वो लोकसभा में पारित होता है और 14 दिन के भीतर उसमें राज्यसभा से अनुमोदन आवश्यक होता है। और दूसरा जो 368 है संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक, वो उसमें 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो दोनों सदनों से इनका पास होना जरूरी होता है, इसलिए इन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। संयुक्त बैठक का जो कोरम होता है वो दोनों सदनों की कुल संख्या का 10% होता है। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश इसका उत्तर होगा। ये प्रोजेक्ट चीता से संबंधित है। ये अपना चीता है जिसकी मस्कुलर लेग्स हैं, स्मॉल हेड है और मस्कुलर बॉडी है। तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये एमपी के नीमच और मंदसौर जिलों में राजस्थान की सीमा के साथ साथ स्थित है। चंबल नदी इसको 2 भागों में बांटती है और इसको ये जो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कूनो टाइगर रिजर्व के बाद चीतों का दूसरा घर बनने जा रहा है। इसके पीछे चीतों की संख्याओं को बहाल करना है। और कूनो में जो चीते आए थे वो नामीबिया से आए थे, वेरेज गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में जो चीते आएंगे वो केनिया के मसाई मारा से आएंगे, केनिया के मसाई मारा अभ्यारण्य से, क्योंकि दोनों ही जगह सवाना जो वनस्पति है वो पाई जाती है। दोनों समान वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है वो NTCA और WII भारतीय वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा संचालित है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। भवेश कुमार और हेमंत राव को इसका सदस्य बनाया गया है। 3 लोगों की सदस्य एक कमेटी है और 2 महीने में इनको अपना रिजल्ट यानी रिपोर्ट सबमिट करनी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक भोले बाबा नारायण हरि का सत्संग था, नारायण हरि का, जहाँ पे भगदड़ हुई थी और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवाने पड़ी थी। तो उस भगदड़ की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। FAO की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 के बीच सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र किस देश में बढ़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा चाइना। तो इसमें पहला स्थान है चाइना का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत। भारत में प्रति वर्ष 2,66,000 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ा है। हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ा है। FAO का जो हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम में है और इसके ये एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। इसका जो मोटिव है वो है खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करवाना, सबको खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराना और गरीबी का उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन।
तो गरीबी का उन्मूलन इनका टारगेट है, खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराना इनका टारगेट है। इन्होंने बोला है कि 2010 से लेकर 2020 के बीच सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र चाइना का बढ़ा है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल व उत्तराखंड। और इसमें वर्स्ट परफॉर्मर रहा है आपका बिहार। बिहार जो है इसमें वर्स्ट परफॉर्मर रहा है और इसके टॉपर रहे हैं केरल व उत्तराखंड। जो इंडिया का ओवरऑल जो एसडीजी स्कोर है वो है 71। और ये क्यों नीति आयोग जारी करता है ये इंडेक्स? इसलिए जारी करता है कि हमें जो टारगेट दिए हैं यूएन ने हमें एसडीजी के लिए जो टारगेट दिए हैं उनकी प्रगति को हम नाप सकें। मुद्रा योजना में तरुण वर्ग के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा 20 लाख रुपए। इस टेबल के थ्रू इसको आसानी से समझा जा सकता है। शिशु वर्ग, इसको 3 कैटेगरी में पीएम मुद्रा योजना को रखा गया है। शिशु वर्ग में 50,000 रुपये तक का लोन है, किशोर वर्ग में 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 20 लाख तक का, जो पहले 10 लाख था, इसको रिवाइज करके अभी 20 लाख कर दिया गया है। पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल से शुरू हुई थी, 8 अप्रैल 2015 से। और ये किसके लिए? स्मॉल व माइक्रो एंटरप्राइजेज को ऋण देने के लिए योजना बनाई गई थी। लेकिन उन माइक्रो एंटरप्राइजेज और स्मॉल एंटरप्राइजेज का नॉन कॉरपोरेटिव और नॉन फार्मिंग एंटरप्राइजेज होना जरूरी है। भारतीय वायुसेना ने भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम क्या है? सही उत्तर होगा रुद्रम 1। तो इसका नाम क्या होगा? रुद्रम 1। डीआरडीओ द्वारा ये निर्मित है और ये दुश्मन के रडार व संचार प्रणाली को बेअसर करने में सक्षम है। एंटी रेडिएशन है, उनकी जो रडार है उनको बेअसर करने में सक्षम है। सुपरसोनिक है और इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। Su-30 के साथ इसका ट्रायल हुआ है उड़ीसा के मालाबार तट पर। जो रुद्रम सीरीज है उसमें 2 मिसाइलें हैं, रुद्रम 1 एंड रुद्रम 2। रुद्रम 1 जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, सुपरसोनिक कैटेगरी में आती है और उड़ीसा के मालाबार तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया है।